और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पर ख़त्म किया था उसके बाद में हम लोग आवेश के बारे में बात करने वाले थे कि आवेश क्या होता है, करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। इस लेक्चर में मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आवेश जो चार्ज बोलते हैं जिसको, तो देखो आवेश क्या है या चार्ज क्या है। आवेश, तो आवेश क्या है, चार्ज क्या है, उसको मैं अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ। अगर मैं ईएमटी पढ़ा रहा होता फर्स्ट ईयर में तो मैं उस चार्ज को अलग तरीके से बताता। उसमें मैं ये बताता कि क्या कि कोई भी एक पार्टिकल का वो गुण जिसकी वजह से क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हुए मैं उसको एक्सप्लेन करता। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज़ से एक्सप्लेन करूँगा उसको। तो यहाँ पर मुझे किस वे में उसको काम में लेना, उसके हिसाब से मैं उसका आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग बात करने वाले चार्ज और आवेश की। तो देखो आवेश से पहले एक दूसरी चीज़ बताना, मैं आपसे पूछूं कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। मास, जैसे ये बोलते हैं ना कि इसका 50 ग्राम मास है, तो मास का क्या मीनिंग होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो आप दो चीज़ों के बीच में, कोई भी दो चीज़ें हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं बोल दूँ एफ जी, तो उसका वैल्यू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कोई दो चीज़ों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल लगता है, कब लगता है, जब उनके अंदर मास हो, द्रव्यमान हो। अगर उनका मास जीरो है, जैसे मान लो कि m1 क्या है, जीरो है, मास m1 जो है, m1 द्रव्यमान जीरो है, तो fg क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। या मैं ये बोल लूँ कि मास वो फैक्टर है, द्रव्यमान वो कारक है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मास का ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे जो काम में लेना मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो मास क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कारक क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो वह कारक जिसके कारण गुरुत्वीय बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो दैट फैक्टर ऑफ ए मटेरियल या दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइज इज नोन एज मास। तो इस तरीके से हम लोग इसको मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मास की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरीके से मैं ऐसे बोल लूँ कि अगर हमने एक ये भी पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैट में, स्थिरवैद्युतिकी में हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है इसके जैसा। तो मैं अगर यहाँ पर ये बोल लूँ कि अगर Q1 का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि F क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कि आवेश जो चीज़ है उसका वैल्यू जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का यहाँ पर क्या कारण है, यहाँ पर कौन सा कारक है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो कारक है उसको आवेश बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, यहाँ पर आवेश के कारण स्थिरवैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ के सेंस में अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी पदार्थ का या किसी पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके कारण उस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्थिरवैद्युतिकी बल कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ का पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन नहीं होता, ऐसे मैं बहुत सारे तरीके से इसका डेफिनेशन बना सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी ये काम में लेनी थी, ये आगे चल के समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो आवेश क्या है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो अपने पास में क्या है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आवेश, चार्ज है। क्लियर है, ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब देखो चार्ज था, उसके बारे में बात हो गई। अब ये चार्ज अगर मोशन करने लग जाए, गति करने लग जाए वायर के अंदर, तो जब वायर के अंदर जब चार्ज गति करेगा
तो उस गति को, उस मोशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, एक नया वर्ड लेके आते हैं, उस नए वर्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, करंट, धारा। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, करंट, धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, धारा की। करंट मतलब धारा। अब मैं भी आपको धारा, करंट के बारे में आइडिया हो, लेकिन मैं उस जो आपके दिमाग में है ना कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, मैं उससे बाहर आपको चीज़ों का एहसास कराऊंगा कि वाकई में करंट किस वे में हम लोग इसको फील कर पाते हैं। ठीक है, तो जो करंट है, धारा, वो क्या है। बेसिक डेफिनेशन तो आपको भी पता है क्या, कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ, आप मेरे साथ साथ में लिख भी सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग धारा बोलते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से। ये तो बेसिक आइडिया था। अब किस तरीके से ये निकालता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये ध्यान से समझ लो, मैं भी आपको फील आ जाए इसमें। देखो, मैं जैसे यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने एक वायर लगा हुआ है, जैसे ये एक वायर लगा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ और इस पॉइंट में मान लो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से, ये इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ठीक है, चलो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आवेश जा रहा है, चार्ज जा रहा है। ठीक है, अब मैंने 5 सेकंड तक नोटिस किया और मैंने ये देखा कि 5 सेकंड में इतना चार्ज चला गया, टोटल इतना आवेश चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आवेश जाएगा। तो 5 सेकंड नोटिस किया और 5 सेकंड में मैंने ये देख लिया कि 5 सेकंड, मान लो t बराबर 5 सेकंड में मैंने ये देखा कि कितना आवेश चला गया। q का वैल्यू है मान लो 50 कूलाम आवेश चला गया। कितना, 50 कूलाम आवेश चला गया 5 सेकंड में। तो मैं ये देखूँ कि पर सेकंड कितना आवेश चला गया, हर सेकंड कितना आवेश गया, प्रति सेकंड कितना आवेश निकला, मतलब दर निकालनी, मुझे रेट निकालनी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, Q में टाइम को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो Q को टाइम से डिवाइड करने पे जो रेट आया है, जो आपके पास में जो दर आया है, इसको नया वर्ड बता दिया, इसको नया वर्ड क्या दे दिया, करंट बोल दिया, इसको धारा बोल दिया और इसको I से लिखते हैं। ये आ गया अपने पास में क्या, करंट आ गया, धारा। आई बात समझ। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना हो तो 50 चला गया, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड में पास हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 आ गया करंट का वैल्यू। और जो इसका यूनिट होता है या तो कूलाम पर सेकंड ले लो या एम्पियर ले लो। मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं बोल रहा हूँ किसी का कितना भी बेसिक वीक हो, किसी का कितना भी दिमाग कमज़ोर हो, यहाँ पे ध्यान दे लेना, समझ में आएगा सब कुछ आगे चल के। तो ये जो शुरू के लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो ये समझता हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर किसी को बेसिक क्लियर नहीं है ना, आगे भले आप कितना ही क्वेश्चन कर लो, कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितना वो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि रट रहे हैं हम लोग, फील नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया मैं यहीं पर डेवलप कर रहा हूँ। ये करंट आ गया आपके पास में, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर है। अब करंट से रिलेटेड मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको अगर ये कॉपी करना हो तो साथ साथ कर सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो। अगर साथ साथ समझ में आपको सुनना है, बाद में लिखना तो आप पॉज करके फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने करंट के बारे में एक चीज़ पढ़ ली क्या, कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो इसका यूनिट होता है, जो इसका इकाई होता है, वो क्या आता है, एम्पियर आता है, एम्पियर। ये बातें सबको पता होगी। या इसका कूलाम पर सेकेंड भी आता है, ये भी मात्रक होता है, ये भी यूनिट होता है इसका। अब मैं कुछ और बातें करता हूँ। जैसे कोई भी बैटरी लगी हुई होती है, कोई भी सर्किट होता है, जैसे मान लो एक मैं ऐसा सर्किट बना रहा हूँ ऐसा, इसमें ये मैंने एक बैटरी लगा दी, इसको ये डीसी बैटरी है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम बड़ा प्लेट और छोटा प्लेट बनाते हैं। एक तरफ बड़े प्लेट को पॉजिटिव लिखते हैं, छोटे प्लेट को नेगेटिव लिखते हैं, तो हम इसको डीसी बैटरी बोलते हैं। तो ये अपने पास में क्या है,
हमारे पास में क्या है, डीसी बैटरी है। ये डीसी बैटरी लगा दिया मैंने। अब ऐसा जैसे ये सर्किट है, पहली चीज़ तो जब तक मैं इन तारों को कनेक्ट नहीं करूँगा, जोड़ूंगा नहीं, मतलब सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन, करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं ना। अब देखो करंट की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, इलेक्ट्रॉन तो है वो इधर से चलते हैं, नेगेटिव से बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इधर से चलते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर ये मान लो तार जुड़ा हुआ है तो ये जोड़ दिया मैंने तार, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की चलने की डायरेक्शन है, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है, तो बैटरी से एनर्जी लेके जाएंगे और ये प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध का मतलब कोई भी डिवाइस लगी हुई, मान लो पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है अपने पास में, एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से एनर्जी लेके जाएंगे और इधर से जाके जो पंखा है उस पंखे को एनर्जी दे देंगे, और वो एनर्जी पंखे को चलाने में खर्च हो जाएगी। फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी तो खत्म हो गई, वापस से बैटरी के पास आ जाएंगे। तो यहाँ से निकलेंगे और एनर्जी लेके जाएंगे, और फिर जो भी डिवाइस लगी है वहाँ पर जाके एनर्जी दे देंगे और फिर बैटरी के पास आ जाएंगे। फिर ऐसे चलता जाएगा, वापस से बैटरी के पास आ जाएंगे। तो ऐसे घूम फिर के बैटरी से एनर्जी लेते जाते हैं और वापस जिस डिवाइस पे जाना है उस पे जाके एनर्जी दे आते हैं, फिर वापस। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि एक पिकअप है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एनर्जी पिक करता है और यहाँ पर एनर्जी को दे के वापस आ जाता है। मतलब जैसे ट्रक होता है ना, क्या करता है, माल उठाते हैं और छोड़ के आते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर छोड़ के आते हैं, फिर। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे काम कर रहे हैं, एनर्जी उठाते हैं और जो भी डिवाइस लगी हुई है, जो भी युक्ति लगी हुई है वहाँ पर एनर्जी देते हैं, एनर्जी वहाँ पर खर्च हो जाती है, काम में आ जाती है और वापस आ जाती है बैटरी के पास। फिर बैटरी एनर्जी दे देता है। बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आती है, बैटरी में तो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना वहाँ से आती है एनर्जी। उसके अंदर H2SO4 या कॉपर सल्फेट या बहुत सारा जो केमिकल होता है वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती रहती है रिएक्शन की वजह से, और वो एनर्जी बनती है, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है, फिर एनर्जी देके घूम फिर के ऐसे आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन है। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन को हम लोगों ने शुरू में ऐसे बोल दिया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में मानेंगे। तो एक सिस्टम बना लिया कि चलो उल्टी डायरेक्शन में मानेंगे, तो एक चिन्ह पद्धति बना ली, साइन कन्वेंशन बना लिया, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं सब। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो हम लोग करंट के लिए ऐसे बोलते हैं कि करंट ऐसे चलता है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। आई बात समझ में? मतलब पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव प्लेट में अंदर की तरफ जाता है। ये करंट की डायरेक्शन के बारे में हो गया। क्लियर है? अरे सब कुछ चमक रहा ना। जैसे हम लोग इसको अगर फील करना चाहे तो ये ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ों का अगर अभी फील आ गया ना तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ के नहीं चलते हो ना तो फिर बाद में बड़ा पछताओगे। जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पर हम लोग मान लो कि एक मैंने ये वायर ले लिया, ये एक बैटरी है, ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, चलो ये बैटरी है, ठीक है। और मैं एक ये प्रतिरोध लगा देता हूँ, एक रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने ये, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग कि ये लो। एक बल्ब भी लगा देते हैं, चलो एक बल्ब लगाएंगे। उससे पहले मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ये वायर हो गया। अब मैं एक स्विच लगा देता हूँ, तो स्विच जो है बटन लगा देता हूँ जिसको ऑन ऑफ करेंगे तो हमारे को करंट फ्लो होगा। किस तरीके से फ्लो होगा उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया, मैं वायरिंग कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये अपना सर्किट ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ये लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है। देखो सर्किट मैंने ये टूटा हुआ है। स्विच का मतलब ये होता है, स्विच क्या कर देता है, स्विच ऑफ होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तार टच नहीं हो रखे, तो ये तार टच नहीं हो रखे, वायर टच नहीं है, तो ये तार अभी टच नहीं है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, जैसे मैं इसको टच करूंगा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, बैटरी से एनर्जी लेके निकलेंगे और फिर क्या होगा, इससे जो भी लगे हुए, जैसे बल्ब लगा हुआ, एक प्रतिरोध लगा हुआ, इन दोनों को एनर्जी देंगे और वापस बैटरी के पास आ जाएंगे घूम फिर के। देखो कैसे,
ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इधर से, जैसे स्विच कनेक्ट किया, अब इसको रास्ता मिल गया ना, पहले टूटा हुआ था ये रास्ता, पगडंडी था, ये टूटा हुआ था, अभी कनेक्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब करंट जा रहा है एक तरीके से, तो करंट जा रहा है, बल्ब में से जा रहा है, फिर प्रतिरोध में से आ रहा है, इनको एनर्जी दे देता है, जैसे बल्ब जल रहा है। यहाँ पर ये जो येलो लाइट दिख रहा है मतलब बल्ब जल रहा है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी, ये होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन शो करता हूँ मैं आपको। तो करंट की डायरेक्शन को बताते तो हम लोग इस तरीके से बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे उल्टा, क्योंकि बैटरी में ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला कौन सा है, नेगेटिव साइन है। क्लियर है, तो ये डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दूँ, अब वोल्टेज है क्या वो बाद में बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन मैं बताऊँ कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दूँ तो करंट तेज दौड़े, वो इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, मतलब ज़्यादा आवेश जाएगा, और ज़्यादा आवेश जाएगा मतलब कि करंट का मान ज़्यादा होना चाहिए, धारा का मान ज़्यादा होना चाहिए। देखो मैं बैटरी का वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये बैटरी अभी कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब मैं बैटरी का वैल्यू बढ़ाता हूँ, देखो बैटरी का वैल्यू बढ़ रहा है, करंट ये देखो इसकी स्पीड देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये जो रोशनी है ये भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रहा है, ज़्यादा पावर मिल रहा है इसको। और देखो करंट का वैल्यू और बढ़ रहा, बहुत तेज हो गया। अभी मैंने इसको 120 वोल्ट का कर दिया, तो इसका करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो फिर अगर मैं इसको वापस से कम कर दूँ तो स्लो हो रहा है, इसको भी पावर कम मिल रहा है, तो इसकी भी रोशनी कम हो रही है। होता है ना, आपके डिम लाइट आ गई घरों में, या ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही है, तो कैसे जो बल्ब है उसकी भी जो एफिशिएंसी वो भी कम उजाला या ज़्यादा उजाला देते हैं, आती है ना बात समझ में, वो इस तरीके से होता है। अब ये जैसे करंट का वैल्यू है, अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यहाँ से मेजर भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये करंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस आता है, जिसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर इस जगह पर मेरे को करंट मेजर करना है, तो यहाँ पर ये लगा दूँ, कितना आ रहा है, 2.6 एम्पियर आ रहा है ना, सॉरी कितना आ रहा है, 2.6 एम्पियर करंट आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर मेजर करना है, अगर हाँ अभी जैसे वापस से करंट का वैल्यू एक बार बढ़ाते हैं, फिर मेजर करते हैं इसके अंदर कितना आ रहा है। जैसे मैंने बैटरी बढ़ा दिया, बैटरी का वैल्यू, तो करंट इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ने लग गया ना, तो करंट ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू हो गया 5.95, बढ़ गया ना, ये कम हो गया, 3.3 आ गया अभी। तो करंट का वैल्यू इस तरीके से चेंज होता है, किस वे में इसकी चीज़ों के बारे में हम लोग इसका आइडिया ले सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। तो करंट क्या है, आई थिंक आपको पूरा फील आया होगा कि करंट किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सर्किट में पढ़ाऊंगा ना, हर एक सर्किट इसमें मैं हम लोग इसको बना के देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, कैसे किसी भी, अब आपको किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो कि कोई भी ब्रांच है, उस पर आपको करंट मेजर करना है, आप यहाँ से मेजर कर सकते हो ना। तो जैसे मैं आपको सर्किट बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि करंट, हम लोग पहले तो थ्योरी से प्रूफ कर देंगे उसको, उसका कैलकुलेशन करके, फिर हम लोग सर्किट बना के ऐसे ऐसे मजे लेंगे इसके कि अच्छा यहाँ पर करंट इतना आ रहा था थ्योरी के हिसाब से या अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करके देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, हम लोग कुछ भी सर्किट बना सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका करंट के बारे में और चार्ज के बारे में। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो वोल्टेज का लेक्चर है, उसमें हम वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वोल्टेज का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको बहुत अच्छे से सीख लेना, वो बहुत ज़रूरी है। पूरा जो फिजिक्स है वो वोल्टेज पे बहुत तरीके से डिपेंड है। वोल्टेज है जिसको आप पोटेंशियल बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में, तो नेक्स्ट चीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी जिसने भी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर पूरे लेक्चर मिलेंगे। और फीस हमने काफ़ी कम रखी है, आप वहाँ पर जाके देख ले, आपको काफ़ी कम है, मिल जाएगी, 1000 रुपये से भी नीचे है एक पेपर का फीस है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।